हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमी मार्केट मैकेनिज्म। तो हम समझते हैं मार्केट क्या है। तो मार्केट सिंपली मीन्स कि मीडियम वेयर ए बायर एंड सेलर कम टुगेदर। ठीक है, जहाँ पे सेलर जो है अपनी सर्विस सेल करने आता है, बायर जो है उसको कंज्यूम करने आता है, ऐसे मीडियम को हम कहते हैं मार्केट। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट ले सकते हैं, यूट्यूब ले सकते हैं, जहाँ पे एजुकेटर्स आते हैं आपको अपनी सर्विस सेल करने, और एज ए बायर यू आर सीइंग दैट वीडियो, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मार्केट। तो यूट्यूब भी क्या है, एक मार्केट। ठीक है, मार्केट भी दो टाइप के होते हैं, एक फैक्टर मार्केट, एक गुड मार्केट। ठीक है, फैक्टर मार्केट से भी एक क्वेश्चन आया था, बट अभी पॉसिबल नहीं है कि आएगा। 2011 वगैरह में आया था कि मतलब फैक्टर मार्केट को कैसे मार्केट होती है। तो सिंपली मीन्स सेल एंड परचेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जहाँ लैंड, लेबर और कैपिटल की सेलिंग हो, और सेलिंग और परचेज हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फैक्टर मार्केट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, इसका एग्जांपल होता है लेबर मार्केट। और लेबर मार्केट कैसी मार्केट होती है? जहाँ पे हाउस होल्ड मतलब हम लोग, ठीक है, और फर्म मतलब इंडस्ट्री। जो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल रिलायंस को, ठीक है, ले लेते हैं एज ए इंडस्ट्री। ठीक है, और हाउस होल्ड मैं अपने आप को ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे जॉब करनी है, तो मैं एक सेलर हूँ, मैं अपनी सर्विस बेचूंगी रिलायंस को। ठीक है, वो एज ए बायर मुझे खरीदेगा। दिस इज कॉल्ड अ फैक्टर मार्केट। ठीक है, अब आता है गुड मार्केट। गुड मार्केट में जो होता है कि ये मार्केट फॉर आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन, ये मार्केट है जो इन पे आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन होता है। मतलब यहाँ क्या होता है कि जो फर्म है वो एक सेलर है, ठीक है, और बायर जो है फर्म और हाउस होल्ड दोनों हैं। ठीक है, ये कैसे? जैसे एग्जांपल लेते हैं किसी फैक्ट्री की। ठीक है, मान लेते हैं ब्रेड फैक्ट्री है। ठीक है, तो ब्रेड फैक्ट्री में क्या होता है कि फर्म जो है प्रोड्यूस कर रही है। ठीक, फर्म में हम एम्प्लॉय हैं, ठीक है, हाउस होल्ड, तो हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, प्रोड्यूस करके फर्म जो है सेल कर रही है, तो हम जो काम कर रहे हैं हम भी उस चीज़ को खरीदेंगे। ब्रेड की तो सबको ज़रूरत है ना, तो हम खरीदेंगे। ठीक है, तो हाउस होल्ड तो एक तरह से कंज्यूमर हो ही गया। वहाँ पे फर्म में जो हेड है वो भी खरीदेगा। ठीक है, वो वहाँ के जो लोग हैं, जितने लोग काम करते हैं, वो लोग भी खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें भी ब्रेड की ज़रूरत है अपने फर्म की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब वो मार्केट में जाएगा तो सब खरीदेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, गुड मार्केट। ठीक, फिर आता है फर्म। क्या होता है मतलब आप सबको पता ही होगा, बट मेरा काम है कि मैं हर एक छोटी छोटी टर्म्स को समझा दूँ, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, टर्म्स ही तो नहीं समझ में आते हैं, क्वेश्चन ही तो नहीं हम ट्रिक ट्रिक कर पाता है हमारे माइंड में कि हम उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो फर्म्स क्या है, जो कि एक इंडिविजुअल द्वारा ओन किया गया हो, या किसी इंटाइटी द्वारा, या किसी मतलब ग्रुप द्वारा, मतलब जो बाय और सेल मतलब करे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, उसको क्या कहते हैं, फर्म्स। बाय, सॉरी, सेल नहीं, सिर्फ बाय करे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, उसको हम कहते हैं फर्म्स। हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड क्या है कि मतलब ऐसे हम लोग, सिंपली मीन्स हम लोग क्या करते हैं कि ट्राई टू सेव फ्रॉम देयर इनकम। मतलब हम लोग ऐसे लोग हैं जो अपने इनकम में से सेव करते हैं, ठीक, एज ए सेविंग और फॉर अ आफ्टर कंजप्शन। ठीक है, देखो इसका सिंपली मीन्स है कि हाउस होल्ड जो है अपनी इनकम में से सेव करता है जब वो कंजप्शन कंप्लीट कर लेता है। जैसे कि जब हमारी घर में महीने की सैलरी आती है, तो जब हम अपनी सारी ज़रूरतें, सारे फीस वीस दे लेते हैं, सारा कंजप्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, मंथली एक्सपेंडिचर हो जाता है, आफ्टर दैट जो हमारे पास रेसिड्यू, मतलब जो हमारे पास पैसा बचता है, उसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, एज ए सेविंग। ठीक, और इस सेविंग को हम आगे चल के इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। ठीक, जिससे हमें इंटरेस्ट और डिविडेंट मिलता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं। फिर यही इंटरेस्ट एंड डिविडेंट क्या होता है कि हम आगे चल के क्या क्या करते हैं, फॉर्म खोल लेते हैं। मतलब सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक साइकिल है कि आपने सेविंग की, जो उस सेविंग को आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद उससे आपको अर्निंग हुई, अर्निंग से आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट से आपने कैपिटल फॉर्मेशन किया, कैपिटल फॉर्मेशन करने के बाद आपने क्या कर दिया, फर्म खोल दिया। दिस इज़ द साइकिल। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सेविंग का मतलब बेसिकली क्या है कि जब आप इनकम में से अपनी एक्सपेंडिचर घटा दें, ठीक, या आप इनकम में से अपनी कंजप्शन घटा दें, जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, सेविंग। यही सेविंग की फॉर्मूला भी है, Y-C। अब हम बात करते हैं डिमांड की। तो डिमांड का मतलब होता है जब हमारी वांट्स जो हैं, जब हमारी ज़रूरतें, डिमांड कब बनती हैं, वांट्स बिकम डिमांड। सिंपली जब एक पर्सन एबल हो, ठीक है, और उसकी इच्छा हो कि इस प्राइस पे वो इस टाइम में, इस सर्टेन टाइम में वो कुछ खरीद सके, उसको कहते हैं डिमांड। ठीक है, उसकी डिमांड अराइज हुई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेडिंग सीजन है, या फिर आप कोई फेस्टिवल ले लो। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक, आप एबल हो खरीदने के लिए, और वो टाइम पीरियड है ही ओकेजन, ठीक है, और उस प्राइस पे आप अगर 15-17 हज़ार की ड्रेस खरीदने के लिए, या 1500-1600 की ड्रेस खरीदने के लिए आप उस प्राइस पर रेडी हो, और आपके यहाँ ओकेजन भी है, पीरियड ऑफ टाइम भी है, और आपकी इच्छा भी है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, डिमांड। ठीक, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? सिंपली लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस और क्वांटिटी की नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। मतलब कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घटती है, और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एग्जांपल मैगी का लेके। जैसे क्या है कि मैगी अगर अपनी प्राइस बढ़ाएगी तो उसकी डिमांड हम कम कर देते हैं। ठीक है,
ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कब होगा? जब अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जब और चीज़ें कांस्टेंट होंगी तब ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। अगर हम मैगी की बात कर रहे हैं तो उसकी बात हम करेंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं उसको कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि यिप्पी है, ठीक है, मैगी और यिप्पी 2 प्रोडक्ट लेते हैं। अगर मैगी ने अपनी 10 रुपये दाम इंक्रीज़ कर दी, 10 से 20 कर दिया उसने, ठीक है, तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, लेकिन तब कम करेंगे जब उसके बगल वाला गुड लाइक यिप्पी की दाम भी 10 रुपये हो तब। अगर यिप्पी भी क्या भी 20 रुपये होगा तब हमें कोई मतलब नहीं है, तब तो हम मैगी ही डिमांड करेंगे। और दूसरा थिंग, अगर वो उसने मैगी ने अपनी डिमांड अपनी जो प्राइस है 10 से 5 रुपये कर दी, तब भी हम उसकी डिमांड इंक्रीज़ तभी करेंगे जब यिप्पी की डिमांड 5 से 4 रुपये ना हो, ठीक। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड का केस कि जब उसकी प्राइस रिलेटेड गुड, जो उससे रिलेटेड गुड्स हैं, उसकी भी प्राइस जो है थोड़ी कांस्टेंट हो, ठीक। इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास इनकम जो है आपका सेम है, ठीक, तो आप सेम अच्छे प्रोडक्ट्स ही खरीदोगे, इन्फीरियर गुड के प्रति जाओगे ही नहीं। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैटर करता है। अगर आपका कांस्टेंट है, आप उब गए मैगी से, ठीक है, अब आपको कुछ नया टेस्ट करना है तो भी फिर आप डिमांड डिक्रीज़ कर दोगे, या फिर आप और ज़्यादा आप उसको पसंद करने लगे तो इंक्रीज़ कर दोगे। फिर एक्सपेक्टेशन, मतलब अगर आपने एक्सपेक्टेशन कर लिया कि आगे चल के फ्यूचर में मैगी के प्रोडक्ट वाले इसका प्राइस और कम करेंगे, तो फिर आप क्या करोगे कि खरीदोगे ही नहीं अभी, चलो अभी आगे कम तो होगा तब खरीद लेंगे। या फिर ये आपको पता चल जाए कि आगे इसकी बढ़ने वाली है तो आप खरीद के स्टोर कर लोगे, ठीक। तो डिमांड इंक्रीज़ डिक्रीज़ आपने कर दी अपने एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है। फिर नंबर ऑफ, मतलब चेंजेस इन सीजन्स पे, ठीक है, सीजन्स पे भी, जैसे क्लोथिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो विंटर सीजन में विंटर के कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, समर सीजन में समर के कपड़ों की डिमांड होगी। तो ये सारी चीज़ें जब कांस्टेंट होती हैं तब लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई होता है, ठीक है। इसके कुछ डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। ये गिफन गुड पे अप्लाई नहीं होता है, फिर या लग्जीरियस गुड पे अप्लाई नहीं होता है, नेसेसिटीज़ गुड पे अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, गिफन गुड का मतलब होता है इन्फीरियर गुड, ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं कि आप ब्रेड एंड चिकन को कंपेयर करो, ठीक है, तो ब्रेड जो है इन्फीरियर गुड है। जब आपकी लो वेजेस होंगी तो आप ब्रेड को ही प्रेफर करोगे, ठीक है। अगर आपकी हायर वेजेस होती है तो आप इन्फीरियर गुड से नॉर्मल गुड में चले जाते हो, तो नॉर्मल गुड की बात ही नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, गिफन गुड में आप प्राइस इंक्रीज़ करो डिक्रीज़ करो, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव रिलेशन में जाएगा। प्राइस इंक्रीज़ करोगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ करोगे तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ होगी। फिर लग्जरी गुड में क्या होता है कि लग्जरी गुड में भी सेम होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव रिलेशन नहीं होता, पॉजिटिव होता है। लग्जरी गुड में क्या होता है, अगर मान लेते हैं डायमंड रखने को मतलब एक शौक माना जाता है, या महंगी कार को देख लें, ठीक है, अगर महंगी कार की प्राइस जितनी बढ़ती है उसकी समाज में नज़र और बढ़ती है, ठीक है, तो जो उसे खरीदता है वो एज ए लग्जीरियस मतलब पर्सन खरीदता है, ठीक है, तो उसका अगर प्राइस जितना बढ़ता है वो उसे खरीद के उतना खुशी फील करता है, ठीक। तो लग्जीरियस गुड पे जो होता है ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। फिर नेसेसिटी गुड, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट को ले लेते हैं, नमक की प्राइस घटे या बढ़े हमें खरीदनी तो है ही, ठीक है, तो उस पर भी ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगी, हमारी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब डिमांड और प्राइस का जो होता है नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए उसकी जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है। फिर हम समझते हैं सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई या सप्लाई किसे कहते हैं, ठीक है। सप्लाई जो है फॉर्म द्वारा होती है, ठीक है, प्रोडक्शन आप समझ सकते हो सिंपली लैंग्वेज में। लॉ ऑफ सप्लाई हम समझते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। कैसे, जब हायर प्राइस होगा तो हायर जो है सप्लाई होगा, ठीक। मतलब कैसे, अगर मान लेते हैं कि फर्म एज ए फर्म, आप एज ए कंज्यूमर ना सोच के एज ए प्रोड्यूसर सोचें। जब मुझे मैगी को 20 रुपये सेल करने में, मतलब उसकी डिमांड अगर ज़्यादा है, ठीक है, मैंने उसकी प्राइस बढ़ा दी है, ठीक, तो अगर हमको 20 रुपये सेल करने में फ़ायदा हो रहा है तो मैं कम में क्यों सेल करूँगा, ठीक। तो जितनी प्राइस रहती है ना उतना सप्लाई वो करता है कि मेरी 20 रुपये में जितनी ज़्यादा सेल हो जाए, ठीक, उतनी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो जाएगा कंपेरिजन टू मैं जो 10 रुपये में सेल करके साल भर में, मतलब 2 साल में कमाऊँगा, वो मैं 1 साल में कर लूँगा। यही लॉ ऑफ सप्लाई है। क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज, प्राइस इंक्रीजेज। अगर प्राइस घटती है तो वो अपनी सप्लाई भी कम कर देता है। सॉरी मैं डिमांडेड बोल रही हूँ, इट्स सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। आगे आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कब होती है, बहुत इकोनॉमिक में सबसे कॉमन टर्म है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, जहाँ सब कुछ इक्वल हो जाए, ठीक है। तो जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए, जितनी आपकी डिमांड हो उतना फर्म सप्लाई कर रहा है, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक। और सप्लाई जो होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप शेयर करता है प्राइस के साथ, तो इसलिए इसका स्लोप जो होता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।